So, hello everyone. This is lecture number 10, lecture number 9 of solution, in which we will study depression in freezing point. लास्ट लेक्चर तक हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तक पढ़ा था, प्लस उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए थे. इस लेक्चर में हम फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे हम कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. ठीक है, तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट बोलने का मतलब है इट इज द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड फ्रीजेज और चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. तो ऐसा कोई भी टेम्परेचर, ये आपने बचपन में ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा ये डेफिनेशन, कि जिस भी टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज कर जाता है या उसकी स्टेट चेंज हो जाती है लिक्विड से सॉलिड में, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल. अब देखिए, और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये तो बचपन की डेफिनेशन थी. ठीक है, अब तो बड़े हो गए हैं, तो डेफिनेशन कुछ और भी होनी चाहिए, मतलब एक्सटेंशन होना चाहिए डेफिनेशन का. तो देखिए, अब आगे या हम ऐसे समझ सकते हैं, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम. इसका मतलब ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकती हैं. जैसे अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर भी एग्जिस्ट करता है और बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट कर सकती है. तो वहां पर बर्फ तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है और जो H2O लिक्विड है वो लिक्विड फॉर्म ऑफ H2O है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सॉलिड और लिक्विड एक साथ जिस भी टेम्परेचर पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर वही वाला एग्जांपल जिक्र किया है जो मैंने अभी बोला है कि वाटर और आइस दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट कर सकते हैं. मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर दो स्टेट इक्विलिब्रियम में रहेंगी, उसको हम बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, या एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. मतलब सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि सॉलिड भी वेपोराइज तो कर सकता है. जैसे आइस खुद वेपोराइज कर सकता है ना. आइस का भी इवोपोरेशन होता है, लेकिन लिक्विड के कंपैरिजन में उसका इवोपोरेशन कम तेजी से होगा. जितना तेजी से लिक्विड का होगा उतना तेजी से आइस का नहीं होगा. तो अब ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे. बात समझे? आइस का वेपर प्रेशर कम होगा, है ना, वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, इसका मतलब टेम्परेचर घटाएंगे तभी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा. इतना कम कर दिया हमने कि उस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर और आइस का वेपर प्रेशर, पानी के लिए बात कर रहा हूं, या कोई भी सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए. कोई भी सॉलिड या कोई भी लिक्विड नहीं, उसी लिक्विड का सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर और उसके लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर जिस भी टेम्परेचर पर हो जा रहे हैं, वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, चलो, या एक और तरीका हो गया, मैं कई बार ही बोल दे रहा हूं, अब जब आप लिखना तो इस चीजों को वापस से रिवाइंड करना. द टेम्परेचर एट विच पार्टिकल्स नो लॉन्गर हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम इंटरपार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स. अब ध्यान दो, जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. ठीक है, ये पता होगा आपको. टेम्परेचर बढ़ने पर मॉलिक्यूल्स तेजी से भागना स्टार्ट कर देंगे. तो जब मॉलिक्यूल्स तेजी से भागना स्टार्ट कर देंगे तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे वो ओवरकम हो जाएंगे, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है. क्या होता है गैस में, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काफी कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उसको ओवरकम कर जाती है. मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि मॉलिक्यूल चिपक चिपक के नहीं रह सकते. लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होती है. ठीक है, वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को तब भी इन कंपैरिजन गैस के मुकाबले वो होल्ड करके रखती है, मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं. अब सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी कम होती है कि मॉलिक्यूल चिपक के रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हावी होता है. ठीक है, तो वही बोला है, अगर हम टेम्परेचर घटा दें तो क्या होगा, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो गई, देखो ध्यान से, एट विच पार्टिकल नो लॉन्गर हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी उनके पास नहीं है दैट दे कैन ओवरकम द इंटरपार्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, कि उनके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको ओवरकम कर सके, तो वो चिपके रहेंगे. इसका मतलब वो सॉलिडिफाई हो गए, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गए. तो इस ऐसे टेम्परेचर की हम बातें कर रहे हैं, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट.
ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, फटाफट लिखना स्टार्ट करें फिर आगे बढ़ेंगे। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब लिखते चलेंगे तो वापस से ये सारी चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या बोला था किस डेफिनेशन के लिए। सारी चीज़ें एक ही हैं, उनको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है आपके सामने। जैसे लिख के हो जाएगा बता देना। ओके, ठीक है, तो आई होप सबने लिख लिया होगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं एक चीज़ और। अगर मान लीजिए हम एक कर्व प्लॉट करें, एक ग्राफ बनाएं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का।
वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं अपने सामने। यहाँ पर देखिए दो कर्व्स प्लॉट किए गए हैं, एक तो ये वाला कर्व है और एक ये वाला कर्व है। ठीक है, ये दो कर्व प्लॉट किए गए हैं। ये जो पहला वाला ये वाला जो कर्व है इसको पहला कर्व बोल देते हैं और उसको दूसरा कर्व बोल देते हैं। ठीक है, ये वेपर प्रेशर किसके लिए है? जो लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब अगर हम एक सॉल्वेंट ले रहे हैं तो सॉल्वेंट को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का एक कर्व बनाया। वापस से सुनेंगे, एक सॉल्वेंट लिया हमने, पहले वो सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में था, उसका सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके सॉलिड फॉर्म का वेपर प्रेशर कुछ इस प्रकार से वेरी कर रहा है। ये वाला कर्व है, ऐसे करके ये जो कर्व जा रहा है ऊपर की तरफ ये। ठीक है, बात समझे? अब एक ऊपर भी कर्व दिख रहा है तुमको, एक इसी प्रकार का, एक यहां पर ये वाला कर्व दिख रहा है, सेकंड वाला कर्व। अब ये वाला जो कर्व है ये वेपर प्रेशर है उसी सॉल्वेंट का, लेकिन लिक्विड फॉर्म में विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ उसका वेपर प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है ये यहां पर दिखाया गया है। जिस टेम्परेचर पर ये दोनों कर्व मिल जाते हैं, जिस टेम्परेचर पर ये दोनों कर्व मिल जाएंगे उस टेम्परेचर पर दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा। इसका मतलब वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसी चीज़ को हमने ग्राफ से प्लॉट करने की कोशिश की है कि एक बार उसी सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म में वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व बना दो और एक बार उसी का लिक्विड फॉर्म में वेपर प्रेशर टेम्परेचर का कर्व बना दो। जिस टेम्परेचर पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे वो टेम्परेचर कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। सो बेसिकली दिस इज ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, चलो ये ग्राफ बना लो अब। चलो उसका ये ग्राफ बनाने के बाद एक क्वेश्चन देखो और इस क्वेश्चन का आंसर करो। You have to, this comp means the comparison. You have to compare the freezing point of water, alcohol and ether. Ether, alcohol, water का freezing point compare करना है आप सबको इस क्वेश्चन में, और ये आपको बताना है कि किसका freezing point सबसे ज़्यादा होना चाहिए, किसका कम होना चाहिए, सोच समझ के on the basis of concept of vapor pressure जो आपने पढ़ा हुआ है। जल्दी आंसर बताएं इसका, जल्दी से। ठीक है, आपने जो वेपर प्रेशर और सॉरी आपने जो फ्रीजिंग पॉइंट समझा है उसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है।
जो भी आपको समझ में आया है। जितने लोग देख रहे हैं सब सोच समझ के इसका आंसर पहले करें, क्योंकि अगर इसका आंसर नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट की फीलिंग नहीं आई है अभी तक कि वास्तव में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। आपको ये सोचना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली जो डेफिनेशन है उससे आप सबसे ज़्यादा चीज़ें फील कर सकते हो। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा चीज़ें इससे फील होंगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाली चीज़ से। चलिए समझते हैं इसका आंसर। देखिए, अगर मैं फैक्ट की बात करूँ तो फैक्ट के डेटा यहाँ पर है। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल का होता है -114 डिग्री सेल्सियस, और ईथर का होता है -116.3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम सबसे ज़्यादा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो वाटर का यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर फ्रीज कर जा रहा है, बहुत पहले ही फ्रीज कर जा रहा है। और फ्रीजिंग पॉइंट अल्कोहल का और नीचे है। ठीक है, और नीचे लाना पड़ेगा हमें टेम्परेचर को, तब जाके वो फ्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा ईथर फ्रीज करेगा, सबसे ज़्यादा होगा वाटर, फिर होगा अल्कोहल, और फिर होगा ईथर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ, अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की, तो आपको मैंने ही पढ़ाया वाटर में सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, फिर अल्कोहल में होता है, और फिर ईथर में होता है। वाटर अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर बहुत बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं। लेकिन अल्कोहल में उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इन कंपैरिजन वाटर के। और ईथर में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए वो उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कमज़ोर होते हैं। तो जिसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सबसे कमज़ोर है वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहना चाहेंगे, है ना। वो मॉलिक्यूल्स पहले से ही चिपकना नहीं चाहते थे, तो अगर पहले से चिपकना नहीं चाहते थे उनकी काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी सबसे सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ईथर के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो उसको और टेम्परेचर नीचे दबाना पड़ेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए, जिससे वो सॉलिडिफाई हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्रीज कर जाएगा वो पानी फ्रीज कर जाएगा, उसके बाद और नीचे ले जाओगे तो अल्कोहल फ्रीज करेगा, फिर ईथर फ्रीज करेगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर ऑर्डर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ईथर का सबसे ज़्यादा होगा, फिर अल्कोहल का होगा, फिर वाटर का होगा, क्योंकि ईथर सबसे ज़्यादा वेपराइज होगा, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप एक बात और याद रख सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के। जितने कमजोर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होंगे उतना अच्छा वेपर प्रेशर उसके अंदर हमें मिलेगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा वाटर का। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा।
और फिर अल्कोहल का उससे नीचे होगा, फिर ईथर का होगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा वाटर, फिर अल्कोहल, फिर ईथर। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो एक पॉइंट याद रख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा है, जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम है। वेपर प्रेशर जिसका सबसे कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर के, और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के। तो ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स के। ठीक है, जहां पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होंगे वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई है। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ये हो जाए तो बता देना लिख के। ठीक है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है नोट करके लिख लेना। ठीक है, जिसको रेड कलर की बाउंड्री दी गई है उस वाले पॉइंट को अपने नोट में इंक्लूड कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है जो वेपर प्रेशर, फिजिंग पॉइंट और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस को तीनों को एक साथ रिलेट कर देता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से कि एक नया पार्ट इसी में स्टार्ट करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट की अभी तक डेफिनेशन हमने देखी और हमने समझने की कोशिश की फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जब एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर दिया जाता है, मतलब एक सोल्यूशन बनाया जाता है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का और एक सॉल्वेंट का, तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट पार्टिकल को डाला जाता है तो सोल्यूट पार्टिकल इंटरफेयर करते हैं, दे इंटरफेयर विद द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बेसिकली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, वो आपस में पास पास बैठे हुए थे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जब आपने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया उसके अंदर, तो बेसिकली हो सकता है वो बीच में दो सॉल्वेंट पार्टिकल जो चिपकना चाह रहे थे उनके बीच में आके बैठ गया हो। तो दोनों सॉल्वेंट पार्टिकल चिपकेंगे थोड़ी ना, बात मेरी समझे, वो चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल इंटरफेयर करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो भी सॉल्वेंट पार्टिकल्स के बीच में एप्लीकेबल थे। दिस प्रिवेंट्स द सोल्यूशन इनटू एंटरिंग इट सॉलिड स्टेट। अब इस सॉलिड स्टेट में कब एंटर करेगा, जब सॉल्यूट के सॉल्वेंट के सारे पार्टिकल, मतलब सोल्यूशन के सारे पार्टिकल एक साथ क्लब हो जाए, एक साथ इकट्ठे हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी जिससे सॉलिडिफाई होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसका मतलब हमको टेम्परेचर और नीचे करना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाके वो सॉलिडिफाई होगा। इसका मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया।
बात समझे? जैसे मान लो पानी है तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, लेकिन अगर उसके अंदर तुम नमक डाल दोगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होता, वो -2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है। इसका मतलब ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जब भी आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल के सोल्यूशन बनाते हो तो वहां पर उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, नीचे चला जाता है। इस फिनोमेना को बोलते हैं डिप्रेसिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ठीक है ये लिखा है, सो फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिप्रेस्ड मतलब घट जाएगा, मीन्स इट विल बी मोर लोअर मतलब और नीचे चला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर एक एग्जांपल वापस से वही डिक्टेट किया गया, वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन सॉल्टी वाटर फ्रीज करता है -2 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो एक फैक्ट दिया गया है यहाँ पर जिसको आप फटाफट आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी करेंगे ये हेडिंग को, फिर आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कंप्लीट करने के बाद वापस से जल्दी से बता देना, फिर हम आगे बढ़ें। ओके, चलिए तो देखिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि दिस डिक्रीमेंट इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जो भी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है उसी को हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, मतलब डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है, चलिए अब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए, ये टी सॉल्वेंट बोलने का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ को, ये डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ को हम लिखेंगे टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन। जब हम डेल्टा टी एफ में टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो वहां पर बोलने का मतलब है टी सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा सोल्यूशन के कंपैरिजन। ठीक है, माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये डेल्टा टी एफ होगा।
टी सॉल्वेंट को टी नॉट से लिख दे रहा हूँ, टी सॉल्यूशन को टी एस से लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा टी एफ का, ठीक है। अब ध्यान दो, एक चीज और बोल सकते हैं कि जो डेल्टा टी एफ होता है मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो मोलालिटी के, सॉल्यूशन की मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन के, उसी प्रकार से डेल्टा टी एफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन के, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। अगर यहाँ पर से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा, उसकी वैल्यू होगी के एफ, ठीक है। के एफ को बोलते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। जैसे वहां पर क्या था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था ना वो, ऐसे ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे वहां पर वो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पर के एफ कहलाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसे हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। कई नाम है इसके, तो 3 नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, ये तो तब लगाएंगे जब कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा हो। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन पॉसिबल है, तो वहां पर फिर डेल्टा एफ की वैल्यू तुम लिखोगे आई इंटू के एफ इंटू एम, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर तुम्हारा आंसर सही आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ गए होगे, फिर अब जल्दी से लिख लो यहाँ से, ठीक है। डिक्रीमेंट से लिखना है, डेल्टा टी एफ से लिखना है। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया ये। चलो, तो अब देखो यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये डेल्टा टी एफ के लिए। सिर्फ मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में ये 2 फॉर्मूले काम के हैं, एक तो के एफ इंटू एम, और अगर मान लो एसोसिएशन डिसोसिएशन कहीं होता है तो वहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। वापस से के एफ सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करेगा। के एफ के 2 फॉर्मूले फिर से हम लिखेंगे, के एफ इज इक्वल्स टू, एक तो होगा आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ, और एक होगा आर टी एफ स्क्वायर इंटू मोलर मास अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन। अब यहाँ पर देखो के एफ इज इक्वल्स टू एल एफ, एल एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब उसको वापस हम किस में रखेंगे, कैलोरी पर ग्राम में रखेंगे, और जब हम एल एफ को कैलोरी पर ग्राम में रखेंगे तो उस समय आर की वैल्यू 2 रखेंगे। मैं ये नीचे वाले फॉर्मूले के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आर की वैल्यू 2 रखनी है, ये वाले फॉर्मूले में एल एफ को हम कैलोरी पर ग्राम में रखेंगे एंड आर की वैल्यू हम
2 कैलोरी पर मोल केल्विन में रख देंगे। आर की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में 2 रखेंगे। कब रखेंगे 2? जब एल एफ की वैल्यू आप कैलोरी पर ग्राम में रखेंगे तब रखेंगे। और टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का। जैसे वाटर अगर ले लिया हमने तो वाटर के लिए हम कितना लिखेंगे? यहाँ पर 0 नहीं लिख देंगे, 273 लिखेंगे। टेम्परेचर को हमेशा कैल्विन में लिखा जाता है। वापस से डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा तो डिग्री और कैल्विन किसी में भी लिख दो, लेकिन अगर खाली टेम्परेचर है तो वहां पर टेम्परेचर को सिर्फ कैल्विन में ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। वापस एक और फॉर्मूला के एफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर इंटू मोलर मास अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर को प्रॉपर यूनिट में रखेंगे। जैसे हमने कल एक क्वेश्चन मतलब लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन किया था जिसमें सारी चीज़ें एसआई यूनिट में थी, तो हमने वहाँ पर आर की यूनिट भी एसआई, आर की वैल्यू भी एसआई यूनिट वाली रखी थी। ठीक है, आर की वैल्यू एसआई यूनिट में होती है 25/3, मतलब 8.321 इस तरीके से। ठीक है, तो ये के एफ के 2 फॉर्मूले हैं, तो के भी लिख लेंगे बहुत जल्दी से। ये 2 फॉर्मूले लिख लेंगे बहुत जल्दी से। चलिए, तो देखिए के एफ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यू नो कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या है? के एफ इंटू एम। तो अगर हम डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम में एम की जगह 1 रख दें, मतलब मोलालिटी 1 रख दें, तो डेल्टा टी एफ और के एफ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो मोलालिटी जब 1 होगी, 1 मोलाल सोल्यूशन में जितना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वही के एफ होगा, है ना। तो के एफ की वैल्यू क्या होगी? के एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। ठीक है, तो के एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही है जब मोलालिटी सॉल्यूशन की यूनिटी हो जाएगी, यूनिटी रख देंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लेना अपने आप। चलो लिख ही लो इसी बात पर, तब आगे बढ़ते हैं। लो, दिए 10 सेकंड 15 सेकंड लिख लो। चलो, तो अब देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को ग्राफ से ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 3 कर्व प्लॉट किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कर्व देख रहे होंगे आप अपने सामने। एक तो ये वाला कर्व है, फिर एक ये वाला कर्व है, और एक ये वाला कर्व है। ये तीनों कर्व बनाए गए हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के लिए। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के लिए ये तीनों के तीनों कर्व प्लॉट कर दिए गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये सॉलिड सॉल्वेंट के लिए है। मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट ही है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में ले लिया गया है। फिर ये वाला जो कर्व है ये लिक्विड सॉल्वेंट। ये 2 तो कर्व आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं पहले। अब यहाँ पर एक तीसरा कर्व है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता रहा है वर्सेस टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस हिसाब से वेरी कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दे रहे होंगे आप कि सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट जहां पर मीट कर रहे हैं वो तो क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। लेकिन किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो उसको तो हम टी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जहां पर सॉलिड सॉल्वेंट और सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है वो मीट कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन
का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर जहां पर मीट करेगा वो किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो इसको याद रखेंगे कैसे डिफाइन करते हैं हम। और ये जो गैप है टी एस और टी नॉट का, यही तो है डेल्टा टी एफ। ठीक है, यही होगा डेल्टा टी एफ, समझ गए। तो ये ग्राफ बना लो जल्दी से अब, फिर आगे बढ़े। ठीक है, फटाफट ग्राफ बनाओ फिर आगे बढ़े। आई होप हो गया होगा, ये ग्राफ भी बन गया। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद ये क्वेश्चन करेंगे, के एफ वाटर के लिए आपको बताना है, आपको के एफ कैलकुलेट करना है वाटर के लिए, जैसे आपने के वी कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में, वैसे ही अभी आपको के एफ कैलकुलेट करना है। एल एफ की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा, 80 है ना, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है एल एफ की वैल्यू। चलो जल्दी से करो कैलकुलेट। आंसर बता दो यार जल्दी से अब, इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है 1.9, इतना ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन मत करो। चलो देख लो जिन्होंने अभी तक नहीं निकाला है, देखें इसका वैल्यू पुट कर दिया हमने, के एफ इज इक्वल्स टू आर टी एफ स्क्वायर अपन 1000 एल एफ होता है। टी एफ का वैल्यू रख देंगे 273, 273 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, आएगी वैल्यू 1.86 केल्विन पर मोलाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना तुम खुद से, कैलकुलेशन है सिर्फ, 1.86 आएगी। ठीक है, 1.86 खुद से कर लेना। के एफ और के बी की सेम यूनिट होगी, मतलब के एफ और के बी एक ही चीज़ तो है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम होता है और डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम था, तो बात तो एक ही है।
ठीक, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। चलो अब इसी बात पर हम स्टार्ट करें अपना पहला क्वेश्चन। तो ये तुम्हारे सामने तुम्हें पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, तुमको खुद करना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दो मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो एक बार, थोड़ा बहुत गलती वलती करो, फिर हम सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। पहला वाला क्वेश्चन तुम खुद से कर लो, पहले पहला वाला क्वेश्चन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके दो मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो बी आंसर बताया जा रहा है। अभी एक ही बच्चे ने बताया बी आंसर। चलिए, तो काफ़ी टाइम ले लिया आपने, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब सोल्यूशन देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, डेल्टा टी अब क्या होता है, टी नॉट माइनस टी एस होता है। टी नॉट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर के एफ इंटू मोलैलिटी, विच वी नो। ठीक है, टी नॉट इज गिवन, C6H6 बेंजीन जो है फ्रीज करता है 5.5 डिग्री सेल्सियस पर। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अपने को प्रोवाइडेड है। एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन फ्रीज करेगा। सॉल्यूशन के अंदर 10.44 ग्राम C4H10 के हैं। ठीक है, C4H10 के हैं, मतलब मीथेन के 10.44 ग्राम है, सॉरी ब्यूटेन के। ठीक है, तो इतना आ गया 200 ग्राम बेंजीन में। तो यहाँ पर के एफ की वैल्यू रख देंगे। के एफ की वैल्यू 5.12 दी हुई है। टी एस निकालना है अपने को, मोलैलिटी निकालेंगे, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के मास अपॉन उसका मोलर मास निकाल लेंगे, 58 होता है। ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि 200 ग्राम दिया है, ग्राम में दिया है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपको टी एस का जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 0.892 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन बी विल बी ए करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप बहुत लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 0.892 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, कर लिया तो, और नहीं कर लिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं, यहाँ से कॉपी कर लो सॉल्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने आ चुका है। चलो स्टार्ट करो करना, जल्दी जल्दी करो। नहीं करोगे जल्दी तो मैं फिर सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद कोई बात नहीं, घर पे कर लेना वापस से। चलो दूसरा क्वेश्चन करो, जल्दी से करके मुझे आंसर बताओ। अभी दिख रहा है क्वेश्चन?
It's 17 hours. जल्दी करके बताओ यार, इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम? ये तो हो जाना चाहिए जल्दी से। सीधी सीधी बातें हैं। वहां पर बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, वहां पर एलिवेशन होता है, यहाँ पर डिप्रेशन हो गया। सारी चीजें हुई है, निकालना तो अल्टीमेटली मोलैलिटी ही है। भाई ए आंसर बता दिया किसी बच्चे ने, ठीक है? तो ए आंसर इस बात पे गलत ऑप्शन है। इसका सही आंसर है डी, ठीक है? सही उत्तर इसका है डी, ठीक है? ए इज नॉट द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अब इसी बात पर देख ही लो सोल्यूशन। अब ध्यान देते हैं, सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का दिया है, ठीक है? एक सोल्यूशन का दिया है जिसके अंदर 2.4 ग्राम बाईफिनाइल है ना? बाईफिनाइल। तो C12H10 है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर, ठीक है? उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 4.4 है। तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 4.4 है और उसका जो सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 5.5 दिया। तो डेल्टा टी एफ निकाल लिया, यहाँ से 1 डिग्री सेल्सियस आ गया। अरे 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 अरे, मैंने गलत कर दिया। ये 1.1 होगा, है ना? ठीक है, दिस इज नॉट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी करेक्ट दिस। दिस इज नॉट 1, दिस इज 1.1, दिस इज 1.1। ठीक है भाई, ये 1.1 आ जाएगा। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई है 1.1। हो सकता है कि आंसर कुछ और हो, ठीक है? जल्दबाजी में मैंने ध्यान नहीं दिया हो। तो के एफ इंटू एम ये हो गया। तो के एफ की वैल्यू हो जाएगी 1.1 अपॉन मोलैलिटी, ठीक है? तो क्या है डेल्टा टी एफ? हाँ बिल्कुल 1.1 होगा ना, कर तो दिया सही। तो ये आ गया। अब यहाँ से कर लो, कर लेंगे 1 अपॉन मोलैलिटी। तो बस करना क्या है अपने को, 1.1 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1.1 से। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी 1.1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसका सही आंसर कर बता दे रहा हूँ, ठीक है भाई? वेट करो, अब बस इसमें भी हम 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो 1.1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा ये? 48, 480, 480 और 48, 5.3 के करीब आएगा, ठीक है? बिल्कुल 5.3 होगा ये, ठीक है? गलत है, 5.3 होगा इसका आंसर, ठीक है? एक से, हाँ बिल्कुल 5.3 होगा। 48 और 48 यहाँ पे करीब 5.3 आएगा। 8 4 12, 2 5, 5.28 आ रहा है, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 5.3 है, ठीक है? तो इसका आंसर 5.3, मतलब ए ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। कैलकुलेशन में गलती है थोड़ी सी, ठीक है? तो बिल्कुल सही आंसर ए है, जिन्होंने भी बताया, ठीक है? डेल्टा टी एफ 1.1, ठीक है? तो चलो भाई, ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, सबको आ गया होगा, काफ़ी देर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सही कर लेना इसको। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अब करो। अगला क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने आ चुका होगा, स्टार्ट करो करना।
ठीक है भाई, कर दो जल्दी से।